हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई थिंक गाइस आर डूइंग वेल। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी ओप्स की प्लेलिस्ट, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सेकंड पिलर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि है इनहेरिटेंस। अभी तक के 4 लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि ये प्लेलिस्ट किस तरीके से मूव करने वाली है, क्लास क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। सेकेंड लेक्चर में हमने पढ़ा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है एक्सेस मॉडिफायर, जिसमें 4 टाइप के एक्सेस मॉडिफायर होते हैं: पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट। उसके बाद हमने पढ़ा इसमें से जावा कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं। जावा कंस्ट्रक्टर्स पे हम एक्सेस मॉडिफायर कैसे यूज कर सकते हैं। फोर्थ लेक्चर में हमने पढ़ा एनकैप्सुलेशन, जो कि था हमारा फर्स्ट लेयर ऑफ ओप्स। और इनहेरिटेंस आज हम पढ़ने वाले हैं। इनहेरिटेंस सबसे ज्यादा यूज में आने वाला कॉन्सेप्ट है जब भी आप अपनी जावा में या किसी भी उसमें प्रोग्रामिंग करोगे। अगर आपको अपने पूरे प्रोग्राम को स्ट्रक्चर चाहिए या आपको कोड रीयूजेबिलिटी करनी है, इंक्रीज करनी है अपने उसमें, तो आपको इनहेरिटेंस यूज ही करना पड़ेगा। जो अभी कर भी रहे हैं वो ना चाहते हुए भी वो यूज कर रहे होंगे इनहेरिटेंस। अब हमें समझना इसे एग्जैक्टली कि क्यों ये आया, क्यों हम इसे यूज कर रहे हैं, कैसे हम यूज कर रहे हैं, और कितने टाइप के इनहेरिटेंस और कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं उन सब चीजों को। ठीक है। सबसे पहले ये चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। अपने नोटपैड पे चलते हैं, यहाँ पे हम स्टडी करना शुरू करते हैं। जो सेकंड पिलर है वो क्या है? इनहेरिटेंस। अब मुझे ये बताओ कि आपको इनहेरिटेंस, इसके नाम से क्या समझ में आ रहा है? इनहेरिट करना, इनहेरिट आपने कहाँ पढ़ा है? बायोलॉजी में पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? बायोलॉजी में भी। एक होते हैं हमारे पेरेंट, ये हमारे मान लो पेरेंट हैं, और ये हम हो गए उनके। अब इनके, हमारे पेरेंट्स से कुछ ना कुछ फीचर्स हमारे पास आए होंगे। अब जो भी फीचर्स हमारे पास आए हैं, मतलब इनका बिहेवियरल फीचर्स आए हैं या फिजिकल, जो अपना हमारी जो बॉडी में दिखते हैं कि आंखें मम्मी की तरह मिल रही हैं, लिप्स पापा की तरह मिल रहे हैं, इस तरीके से हम फीचर्स डिफाइन कर लेते हैं ना बच्चे के होते हैं। वो कैसे पता लगता है? कि हमारे पेरेंट्स से जीन्स के थ्रू हमारे पास वो चीजें आती हैं। और आपने पढ़ा है कि हर एक चाइल्ड अपने पेरेंट्स से कुछ ना कुछ अपने फीचर्स है ना इनहेरिट करके चलता है। तो सेम चीज हम इसे यूज लेकर आते हैं अपने कोडिंग में। कोडिंग में ये रीयूजेबल, ये क्या होता है कि हम एक क्लास को डिफाइन कर देते हैं। अपनी एक क्लास को बोल देते हैं कि तुम पेरेंट क्लास हो, और एक क्लास को बोल देते हैं कि तुम चाइल्ड क्लास हो। अब ये चाइल्ड क्लास क्या कर सकती है कि जो भी पेरेंट क्लास में वेरिएबल या मेथड्स डिफाइन थे, उन सबको वो यूज कर सकती है। ठीक है। सबसे बड़ा फायदा चाइल्ड क्लास का क्या है कि जो भी पेरेंट ने मेहनत करी है वेरिएबल्स क्रिएट करने में, मेथड्स लिखने में, उसे कुछ नहीं करना, सिर्फ बताना है कि भाई मैं तुम्हारा चाइल्ड हूँ और मुझे सब चीजें एक्सेस करने का मौका दो। जैसे अगर तुम्हारे पापा के पास कुछ प्रॉपर्टी है, तो तुम्हें मांगने की नीड ही नहीं पड़ेगी, वो खुद तुम्हारे पास आ जाएगी। तुम उस लैंड पे कोई भी प्रॉपर्टी क्रिएट करो, कोई बिल्डिंग बनाओ, घर बनाओ, कुछ बिजनेस का देखो, वो तुम्हारा एक्सेस है, तुम्हारा राइट है कि तुम अपने पेरेंट्स से वो चीजें ले सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे चाइल्ड ये कहता है कि भाई मैं तुम्हारा चाइल्ड हूँ, और जो भी तुमने मेहनत करी है वेरिएबल और मेथड्स क्रिएट करके, मुझे उनका एक्सेस दे दो। और पेरेंट्स खुशी खुशी दे देते हैं। तो वही चीज है इसमें। अब चाइल्ड क्या करते हैं कि मान लो कि पेरेंट ने कुछ भी किया हुआ था उस जमीन पे, मतलब एक लैंड की बात करते हैं हम, और इन्होंने कुछ एक रूम बना के छोड़ा हुआ था। अब तुम्हें समझ में आया कि यार मेरे अकॉर्डिंग काम नहीं चलेगा, मुझे इस लैंड पे रूम नहीं चाहिए, मुझे क्या करना है, कॉम्प्लेक्स खड़ा करना है, या मुझे कुछ रूम्स निकाल कर इन्हें किराए पे देना है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग करना चाहोगे ना। तो चाइल्ड क्या करता है? चाइल्ड की हैबिट होती है, वो अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से सोचता है कि भाई मैं क्या हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ इस केस में। तो ये क्या कर सकता है कि जो मेथड या कोई भी वेरिएबल जो पेरेंट पास कर रहा है चाइल्ड के पास, तो चाइल्ड के पास ये एक्सेस होता है, या फिर चाइल्ड ये काम कर सकता है कि एग्जिस्टिंग मेथड पे, जो एग्जिस्टिंग मेथड या फिर जो वेरिएबल है, उसको क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है अपने अकॉर्डिंग। कि मान लो पेरेंट क्लास तो प्रिंट करा दी थी एक्स की वैल्यू, लेकिन इसे क्या करना है, पहले एक्स में 5 ऐड करना है, फिर प्रिंट कराना है। तो चाइल्ड क्या कर सकता है, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन बॉडी है उसे चेंज कर सकता है। ठीक है। हम बहुत बार कहते हैं अगर बच्चे अच्छे निकल जाए, तो पेरेंट ने तो कुछ अपनी प्रॉपर्टीज दे दी, अगर उसको सही से यूज कर ले या फिर यूज ना भी करें, वो क्या कर लेते हैं, अपनी मेहनत पे कुछ ना कुछ अलग से पार्ट खरीद लेते हैं। मान लो अगर हम लैंड की बात कर रहे हैं, चाइल्ड क्या करेगा, उसने अलग से कुछ पार्ट ऑफ लैंड खरीद लिया, तो इसका मतलब कि पेरेंट ने तो उसे 100 स्क्वायर यार्ड ही एरिया दिया था, चाइल्ड ने क्या 50 और खरीद लिया। जब ये अपने चाइल्ड को पास करेगा या फिर खुद यूज करेगा, तो ये कितना करेगा, 150 स्क्वायर यार्ड।
क्योंकि इसने 50 खुद खरीदे हैं। तो ऐसे ही ये अपने आप खुद के लिए फंक्शंस या फिर वेरिएबल्स क्रिएट कर सकता है और दोनों का ये फायदा उठा सकता है। भाई पेरेंट के पास से इतना आ गया, मेरे पास इतना, और मैं सबको यूज करूंगा। तो यही है सिंपल इनहेरिटेंस। अगर मैं आपको ओवरऑल एक बहुत स्टोरी में सुनाऊं ना, तो सिंपल यही इनहेरिटेंस है। ठीक। तो ये हो गया हमारे पास इनहेरिटेंस। अब ये सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि यार अब तो हर क्लास कहने लग जाए कि भाई मैं तुम्हारा चाइल्ड में, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कौन सी चाइल्ड है कौन सी पेरेंट है? तो अगर हमारी पेरेंट क्लास क्लास ए थी यहाँ पे, और हम बनाना चाह रहे हैं क्लास बी को चाइल्ड क्लास बनाना चाह रहे हैं सी से, तो हम कैसे बनाएंगे? तो हम बोलेंगे चाइल्ड क्लास में जाके, हम इससे बोलेंगे कि तुम क्या करो यहाँ पे, एक्सटेंड कर लो, क्या करो, सॉरी इम्प्लीमेंट कर लो यहाँ पे। हम क्या करने वाले हैं आगे, इसे इरेज करते हैं, और यहाँ पे हम क्या सीखने वाले हैं, यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग वाला कॉन्सेप्ट होने वाला है। तो दो टर्म्स ओवरलोडिंग तो खैर बाद में बताऊंगी मैं इसमें। अभी हम क्या करने वाले हैं, अपने नोट पे चलते हैं। क्लास बी को ये बताना होगा कि मैं चाहता हूँ कि मैं एक्सटेंड होना चाहता हूँ किस क्लास के थ्रू, क्लास बी के थ्रू। आप ये एक्सटेंड कीवर्ड पहले भी यूज कर चुके हैं जब हमने पढ़ा था कि हम क्या बनाना चाह रहे हैं, सब क्लास बनाना चाह रहे हैं। सब क्लास कहते हैं चाइल्ड क्लास ही तो है ना। तो अब आप रिलेट कर पा रहे हो कि वो एक्सटेंड कीवर्ड कहाँ पे यूज आ रहा है, इनहेरिटेंस में। जो कि ये हेल्प कर रहा है कि जो क्लास एक्सटेंड कर रही है वो तो क्या है, सब क्लास है। सब क्लास का मतलब चाइल्ड क्लास। और जिसको एक्सटेंड कर रही है वो क्या है, पेरेंट क्लास। ये क्या है, पेरेंट क्लास। अब इसी कॉन्सेप्ट को मैंने नोट्स में लिखा हुआ है और इसी की हम क्या करेंगे, कोडिंग करेंगे। सबसे पहले कोडिंग कर लेते हैं, नोट्स बाद में रिवाइज करेंगे। तो अभी था हमारे पास, मान लो ये बैंक अकाउंट स्टॉप ये था, जिसमें हमने अकाउंट नंबर दे दिया, होल्डर नेम दे दिया। और मैं क्या चाहती हूँ, मैं एक अलग से क्लास क्रिएट करना चाहती हूँ जो कि बैंक अकाउंट्स को की डेटा को एंट्री लेगी, मतलब अपने इनपुट में। तो हम क्या कर लेते हैं, या फिर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो हम दूसरी क्लास बना लेते हैं। हमने एक क्लास ए, या फिर पेरेंट क्लास ही मान के चलते हैं, पेरेंट क्लास। और एक हम यहाँ क्रिएट कर लेते हैं चाइल्ड क्लास। पेरेंट क्लास में हम बोलना चाह रहे हैं कि हमारे पास है ना, आपके ऊपर है, कोई सा भी एक्सेस मॉडिफायर यूज करो, प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड डिफॉल्ट कुछ भी करो, पेरेंट को मतलब नहीं है। जो पेरेंट के पास है वो तो चाइल्ड के पास जाने वाला ही है, ठीक है। अगर अनटिल एंड अनलेस वो सेम पैकेज में, अगर डिफॉल्ट हुआ तो वो दूसरे पैकेज में चाइल्ड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स पास हो जाएंगे, लेकिन डिफॉल्ट नहीं होंगे, ठीक। अब इसमें क्या आता है कि मैं एक पब्लिक टाइप का ही क्रिएट कर लेती हूँ, पब्लिक इंट। और मैं लैंड एरिया, जो सेम एग्जांपल दिया है उसी को मान के चलते हैं कि लैंड एरिया था और इनके पास कितना था, 100 स्क्वायर यार्ड्स था, ऐसा मान के चला, ठीक है। अब हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हमने इसमें एक फंक्शन भी क्रिएट कर देते हैं, पब्लिक, और वॉइड टाइप का होगा, डिस्प्ले लैंड एरिया। और इसमें क्या करेगा ये, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और टोटल एरिया ऑन पेरेंट क्लास इज, कितना टोटल एरिया है पेरेंट क्लास के पास, वो है हमारा इतना कि जो हमने इनिशियलाइज किया है लैंड एरिया के अंदर। और ये हमारा प्रिंट हो गया। अब चाइल्ड क्लास अपने अपने आप को, ये वाली क्लास चाइल्ड क्लास बनाना चाह रही है किसका, पेरेंट क्लास का। तो हम यूज करेंगे यहाँ पे एक्सटेंड। एक्सटेंड किसको करना चाह रही है, ये पेरेंट क्लास को एक्सटेंड करना चाह रही है। जब ये से एक्सटेंड करना चाह रही है, तो अब क्या होने वाला है कि पेरेंट क्लास की सारी सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर आ चुकी है। हम क्या करेंगे, इसके अंदर फंक्शन लिखेंगे, पब्लिक वॉइड, क्योंकि हमें चाइल्ड क्लास को रन करना है ना, वॉइड मेन। और यहाँ पे आएगा हमारा स्ट्रिंग, क्लोज पैरेंथेसिस ओपन, और ये हो गया हमारा आर्ग्स। इसके बाद हम क्या लिख रहे हैं, हम अपनी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मतलब हम चाइल्ड क्लास को यूज करने वाले हैं, सीसी लिख देते हैं। और न्यू कीवर्ड यूज करेंगे यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। ये बन गया हमारा चाइल्ड क्लास का। अब चाइल्ड क्लास में हमें तो कुछ नहीं दिख रहा कि कोई ऐसा डिस्प्ले लैंड एरिया वाला फंक्शन है, लेकिन अगर हम कॉल करेंगे तो वो खुद सजेशन ही देने लगा, ये डिस्प्ले चाइल्ड, ये क्या हो गया, पब्लिक, हाँ स्टैटिक बनाना पड़ता है ना ये, हमें स्टैटिक। देखो अब कोई भी एरर नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, जबकि इसके पास फंक्शन भी नहीं है, लेकिन जिसका जैसे इसने एक्सटेंड किया है पेरेंट क्लास को उसके पास है। तो उसका मतलब कि इनके बीच में क्या हो चुकी है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो चुकी है। अगर अब हम करेंगे ना रन, तो ये सक्सेसफुली रन हो जाएगा। देखो टोटल एरिया ऑन पेरेंट क्लास इज 100। अब अगर मैं करना चाहती, मैं इसमें
मैं इसके पास ही एक फंक्शन लिख रही हूँ पब्लिक। हाँ, उसको हम नाम देते हैं ओवरराइड। जो जो टेक्निकल टर्म होती है ना, ये वाली, कि जो फंक्शन इसके पास था और उसमें ये कुछ अपडेट करना चाह रहा है, जैसे 100 को भी 150 बना रहा है, तो इसको हम टेक्निकल टर्म का नाम देते हैं ओवरराइड। ओवरराइड मतलब कि दोबारा से लिखना मतलब कि 100 को इसने 150 बना दिया। अब वो कैसे कर सकते हैं हम? हमें सिर्फ अपने जावा इसका कोई यूज नहीं होता, लेकिन सिर्फ एक अच्छी कोडिंग मतलब प्रोग्रामिंग की एक स्टाइल होती है कि हम एट द रेट ओवरराइड लिख दें फंक्शन के ऊपर, जिसको भी ओवरराइड करना चाह रहे हैं, जिससे अगर कोई दूसरा पर्सन है तो उसे समझ में आ जाए कि हाँ, ये वाला फंक्शन ओवरराइड हुआ है अपनी पेरेंट क्लास का चाइल्ड क्लास के अंदर आके। तो फंक्शन कैसा था? पब्लिक था, वॉइड था, डिस्प्ले क्या करना चाह रहे थे हम यहाँ पे? डिस्प्ले लेंड एरिया। और ये कैसे ओवरराइड कर रहे हैं? इसमें हम प्रिंट करा रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और टोटल एरिया, टोटल एरिया ऑन चाइल्ड क्लास। कितना आ गया यहाँ पे टोटल एरिया चाइल्ड क्लास के पास हमारा? जितना हमारा पेरेंट क्लास का क्या था? पेरेंट क्लास में एक वेरिएबल हमने इनिशियलाइज किया था ना, लेंड एरिया। तो ये आ गया लेंड एरिया प्लस 50। देखो अब कितना रिजल्ट हमारा डिस्प्ले होगा यहाँ पे होगा। तो ये टोटल एरिया ऑन पेरेंट क्लास आता ना, टोटल एरिया ऑन चाइल्ड क्लास, और कितना आ गया? अच्छा, हमने यहाँ पे ये क्या है, एक चीज ध्यान रखना है, इसको हम टाइप कन्वर्जन कर लेते हैं इंट। इस तो इन टाइप का था, लेकिन यहाँ पे अच्छा ये कौन क्या, हाँ ये एक चीज अलग हो रही है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, पैरेंथेसिस में रख देते हैं कि लेंड एरिया प्लस 50। अब ये सही चलना चाहिए, क्योंकि वो पहले से एक स्ट्रिंग बन के आए थे, उसने लैंड एरिया को भी स्ट्रिंग बना दिया था और फिर 50 भी स्ट्रिंग बन गया था। तो टोटल एरिया ऑन चाइल्ड क्लास फिर 100 और 50 एक स्ट्रिंग की तरह कॉन्केट हो गया था। तो हमने किया, उसे पेरेंथेसिस के अंदर रख दिया। तो अब हमारा फंक्शन क्या हो चुका है यहाँ पे? ओवरराइड। तो यही है इनहेरिटेंस। चाइल्ड क्या करता है? पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करता है। देखो यहाँ पे लैंड एरिया नहीं था, लेकिन लैंड एरिया किसके पास था? पेरेंट क्लास के पास। तो हमारे डायरेक्ट हमने वैल्यू को एक्सेस कर लिया बिना कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करे। ठीक। अब हमें ये चीजें कहाँ यूज करनी चाहिए? मान लो आपको सिचुएशन समझ में आ रही है कि कोई एक ऐसा डेटा टाइप है, मतलब कि अ, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, नेम, सीरियल नंबर, फोन नंबर, ईमेल। तो ये बहुत कॉमन है, तो इसका क्या कर सकते हैं हम? एक क्लास क्रिएट कर सकते हैं, और अगर हम चाहते हैं एम्प्लॉय की तरह इसे एक्सटेंड करना, तो हमें ये हर बार ये चीजें अलग से मेंशन नहीं करनी पड़ेगी। एम्प्लॉय की अलग टेबल बना रहे हैं, मैनेजर की अलग, तो मैनेजर के पास भी नेम होगा, उसका फोन नंबर होगा, ईमेल आईडी, और एम्प्लॉय के पास भी सेम होगा, लेकिन इनके कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं जो डिफरेंट हो। तो वो चीजें हम अलग से मेंशन कर सकते हैं, अलग अलग। तो ये चीज आपको तब यूज करनी है जब मल्टीपल क्लासेस सेम काइंड ऑफ डेटा यूज कर रही हो और आपका कोड बहुत ज्यादा बढ़ रहा हो। तो कोड को थोड़ा छोटा करने के लिए और एक सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं इनहेरिटेंस को। यही सब है कि इनहेरिटेंस क्या होता है। अब अपने नोट्स पे चलते हैं। नोट्स में क्या था हमारा यहाँ पे? हम्म, ये इनहेरिटेंस क्या होता है? पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होती है। कैसे इसे इंप्लीमेंट करते हैं? बाय यूजिंग एन एक्सटेंस। मैंने हर जगह एक्सटेंस लिखा हुआ है, इसे एक्सटेंस कर लेना, ठीक है। और इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ ऊपर। चाइल्ड क्लास क्या करती है? सारी प्रॉपर्टीज और बिहेवियर एक्वायर कर लेती है अपने पेरेंट ऑब्जेक्ट के साथ। तीसरा पॉइंट दे रखा है कि चाइल्ड क्लास हैज इट्स ओन वेरिएबल एंड मेथड्स आल्सो, मतलब कि पेरेंट के तो है ही है और अपने भी वो बना सकती है आगे। ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। और व्हाई डू वी नीड इनहेरिटेंस, अभी आपको समझाया कि हमारी कोड रीयूजेबिलिटी बढ़ जाएगी, और साथ में एक ओवरराइडिंग की, मतलब पेरेंट के पास तो है ही, लेकिन अगर बाई चांस चाइल्ड भी उस चीज को ओवरराइड करना चाहे, तो हम क्या कर सकते हैं? उस चीज को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमें डायग्राम के साथ ही से इनहेरिटेंस को दिखाना होता है, तो हम क्या करते हैं कि क्लास बी क्या कर रही है? एक्सटेंड कर रही है क्लास ए को। तो इसका मतलब कि ये पेरेंट क्लास है और ये क्या है? सब क्लास, मतलब कि चाइल्ड क्लास। तो आप ऐसे भी शो कर सकते हो, जो इनहेरिट करता है, जो एक्सटेंड करता है, उसकी तरफ से एरो जाता है पेरेंट क्लास के पास, क्योंकि सुपीरियर कौन है? पेरेंट क्लास ही है ना। अब ओवरराइडिंग मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। ओवरराइडिंग क्या होगा? जो पेरेंट के पास से फंक्शन आ भी रहा है, तो हम क्या करें? उसमें वैल्यूज चेंज कर दें, लेकिन कंडीशन क्या क्या है? कि मेथड का नेम सेम होना चाहिए और साथ में जो उसके अंदर पैरामीटर्स हैं वो भी सेम होना चाहिए। अगर वो इंट टाइप का पैरामीटर ले रहा है और आप भी इंट से ओवरराइड कर रहे हो, तो वो ठीक है। अगर आपने करा कि पेरेंट में तो इंट टाइप का और चाइल्ड में क्या हो गया? स्ट्रिंग टाइप का, तो वो ओवरराइड नहीं होगा। ठीक।
मैम ये मैंने आपके लिए पास एग्जांपल लिखे हुए हैं। बैंक टाइप की एक क्लास है जिसमें हमने गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला फंक्शन लिखा हुआ है जो कि रिटर्न कर रहा है 0। लेकिन अगर इसके चाइल्ड है एसबीआई, आईसीआईसीआई या फिर एक्सिस बैंक, तो सबका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होता है। तो अगर एसबीआई का 8 है, आईसीआईसीआई का 7 है और फिर एक्सिस का क्या है 5, तो ये कर रही हैं इस फंक्शन को एक्सटेंड कर रही हैं अपने पेरेंट क्लास से और इसमें इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न कर रही है। तो ये सब चीजें हो गई हमारी मेथड ओवरराइडिंग में। मेथड नेम सेम होना चाहिए, पैरामीटर सेम होनी चाहिए, ठीक है। ओनली जो मेथड का कंटेंट है वही क्या होगा, चेंज होगा। तो ये होता है हमारा इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस हमारा कैसे अचीव होता है, एक्सटेंस कीवर्ड के थ्रू। और चाइल्ड क्लास क्या कर सकती है, अपने पेरेंट क्लास के मेथड्स को ओवरराइड कर सकती है, ठीक। अब एक चीज और कि आप क्या पढ़ रहे हो ना, यहाँ पे एक स्टैटिक कीवर्ड पढ़ रहे हो। पब्लिक, जो हमने मेन के फंक्शंस पे पढ़ा, ये देख रहे हो यहाँ पे स्टैटिक। लेकिन ये स्टैटिक मेथड होते हैं, ये चीज वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। तो एग्जैक्टली स्टैटिक कीवर्ड कहते हैं। छोटा सा नोट रखा है, मुझे पता है कि बहुत बच्चों को आता होगा। जिनको नहीं आता 5 मिनट निकालो पढ़ लो, ठीक है, रिवीजन ही हो जाएगा उसके साथ साथ। अब हम किसी भी वेरिएबल को, किसी भी मेथड को, किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड को या फिर किसी भी क्लास को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, स्टैटिक कीवर्ड है। लेकिन स्टैटिक होगा क्या, स्टैटिक सिर्फ, देखो अभी मैंने आपको बताया कि एक हमारे पास होती है यहाँ पे क्लास और एक होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्लास में आप कैसे भी इनिशियलाइज करो, पब्लिक, प्रोटेक्टेड या फिर डिफॉल्ट या फिर प्राइवेट, वो हमेशा मेमोरी तभी लेते हैं जब वो ऑब्जेक्ट बनते हैं। लेकिन अगर मुझे, तो मैं क्या कह सकती हूँ, जितनी भी हमारे पास मेथड्स हैं या वेरिएबल्स हैं वो किससे डील करते हैं, ऑब्जेक्ट्स। मतलब वो फंक्शन में ही तब आएंगे जब वो ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अगर इस क्लास के 500 ऑब्जेक्ट्स भी बन रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कोई एक पर्टिकुलर ऐसा वेरिएबल होना चाहिए जो सबसे डील करे। मतलब कि वो ऑब्जेक्ट से डील ना करके वो किससे डील करे, क्लास। कि मान लो ये एक्स वैल्यू थी जब इसका पहला ऑब्जेक्ट बना, तो ये इंक्रीमेंट होके हो गया 1, पहले 0 थे। दूसरा ऑब्जेक्ट बनते ही इसकी वैल्यू हो गई 2, तीसरा ऑब्जेक्ट बनते ही इसकी वैल्यू हो गई 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो ये चीज कब पॉसिबल है, जब ये जो वेरिएबल है एक्स वाला वो किससे रिलेट करता हो, क्लास से। अगर मुझे कोई ऐसा वेरिएबल क्रिएट करना है तो वो क्या होगा, स्टैटिक। अगर मैं किसी भी वेरिएबल से पहले स्टार्टिंग में स्टैटिक अप्लाई कर दूंगी तो वो ऑब्जेक्ट से डील ना करके किससे डील करेगा, क्लास के थ्रू। अब जैसे मैंने आपको यहाँ बताया हुआ है कि जो कीवर्ड है बिलोंग करता है क्लास से, ऑब्जेक्ट से डील नहीं करता। स्टैटिक वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, मेथड्स भी हो सकते हैं, और इन्हें बिना ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करे हम यूज कर सकते हैं। कभी भी हम इन्हें ओवरराइड को पता है कि कोई भी सब क्लास इसे ओवरराइड नहीं कर सकती, क्योंकि कोई पूछे क्यों नहीं कर सकते हम स्टैटिक कीवर्ड्स को ओवरराइड, क्योंकि वो क्लास से रिलेट करते हैं, ऑब्जेक्ट से रिलेट नहीं करते। और ऑब्जेक्ट सिर्फ उन्हें ही ओवरराइड कर पाता है जो कि उसके पेरेंट्स के फंक्शन होते हैं या फिर पेरेंट्स के वेरिएबल हो सकते हैं। और ये क्या है, एक स्टैटिक कीवर्ड है अलग से, ठीक है। बिकॉज ओवररिडन इज डन बाय द सब क्लास, और स्टैटिक वेरिएबल किसी भी सब क्लास में जाते ही नहीं है। वो किससे डील करते हैं, रिलेट करते हैं विद द क्लास। अगर हमें क्या करना है, जितने भी हमारे इंस्टेंस होंगे क्लास के, वो शेयर करते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स और मेथड्स को अमंग देम। मतलब कि जो ये एक्स है ना, ये जितने भी इसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो रहे होंगे वो सब एक्सेस कर पाएंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है, मतलब थोड़ा बड़ा एग्जांपल है, तो ध्यान से समझना है, पूरा पेज इसका एग्जांपल का ही है। इसके बाद आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एग्जैक्टली स्टैटिक क्या कीवर्ड होता है, क्या परफॉर्म करता है, या किस चीज कहाँ पे यूज करना चाहिए। जैसे कि मान लो अगर मुझे कोई वेरिएबल को स्टैटिक बनाना होगा, तो मैंने क्या किया, पब्लिक स्टैटिक इंट ए कर दिया। मैं क्या चाह रही हूँ कि इस फंक्शन को कॉल करना चाह रही हूँ। अब मैं क्यों कॉल कर पा रही हूँ, क्योंकि ये क्या है, स्टैटिक वेरिएबल है और ये अपने आप ही रन हो जाता है जैसी क्लास डिफाइन होती है हमारे पास। इसको हमने क्या करा, ब्लॉक। क्योंकि मैंने आपको बताया स्टैटिक हम किसी ब्लॉक को भी दे सकते हैं, किसी वेरिएबल को भी दे सकते हैं, किसी फंक्शन को भी दे सकते हैं। अगर हम किसी ब्लॉक को स्टैटिक बना रहे हैं तो उसका मतलब वो पहले ही रन कर जाएगा। फिर अगर हम इस स्टैटिक वेरिएबल में कोई फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो वो फंक्शन भी क्या होना चाहिए, स्टैटिक। वरना ये तो पहले ही नहीं चल जाएगा, इसे कोई वैल्यू फंक्शन मिलेगा। कि फंक्शन अगर हमने यहाँ पे स्टैटिक डिफाइन नहीं किया हुआ होता तो वो ऑब्जेक्ट के साथ डील करता, जब वो ऑब्जेक्ट बनता तभी एग्जीक्यूशन में आता। लेकिन ए क्या है, बिना ऑब्जेक्ट के एग्जीक्यूशन में आए हुए ही तैयार हो चुका है। तो ये फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इनसाइड मेथड और रिटर्न कर रहे हैं 10। फिर से हमने एक ब्लॉक बनाया। अब जब हमने ये वॉइड फंक्शन रन करा तो हमने कहा कि ए में +5 कर दो।
लेकिन कैसे? हमने ये क्या हुआ था, ए को एक स्टैटिक वेरिएबल बनाया हुआ था और ए में हमने क्या कॉल किया था, फंक्शन वन। फंक्शन वन के अंदर गए, फंक्शन वन में देखा कि मुझे सबसे पहले प्रिंट करना है इनसाइड मेथड, तो पहला इसका प्रिंट हो गया इनसाइड मेथड। और इसने क्या रिटर्न कर दिया, 10। अब 10 वैल्यू किसके अंदर आ गई, ए के अंदर, तो इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 10। जब ये पहला फंक्शन में हमने क्या, ए प्लस इज इक्वल्स टू 5, तो ये क्या होगा, इसमें 5 ऐड हो गया और ये बन गई वैल्यू 15। तो सबसे पहले हमारा आउटपुट में आया इनसाइड मेथड, और हाँ उससे भी पहले उसके बाद क्या आएगा कि हमारा ये स्टैटिक ब्लॉक कॉल हो जाएगा। तो ये क्या होगा, दिस इज स्टैटिक ब्लॉक। तो इनसाइड मेथड के बाद मेरा कॉल होगा यहाँ पे दिस इज स्टैटिक ब्लॉक। अब जब फिर होगी हमारी तीसरी वाली लाइन रन, जिसमें हम प्रिंट करेंगे वैल्यू ऑफ ए इज 15 फ्रॉम मेन फंक्शन। तो पहले आएगा इनसाइड मेथड, फिर आएगा इनसाइड ब्लॉक, और उसके बाद हमारी ये वैल्यू प्रिंट होगी ए की। अगर आप इसे रन करके देखोगे ना, देखो क्या आया, इनसाइड मेथड स्टैटिक ब्लॉक, और हाँ ये दोबारा एक ब्लॉक था ना हमारे यहाँ पे, तो इसमें क्या था, स्टैटिक, तो ये आया तीसरे नंबर पर। फाइनली क्या हो गया यहाँ पे, वैल्यू ऑफ ए इज 15 फ्रॉम अ मेन फंक्शन प्रिंट हो गया। तो ये था ओवरऑल सेटिंग। मैं चाहती तो इसके लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो भी क्रिएट कर सकती थी, पर ये कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है ना जावा या फिर कुछ भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आप स्टैटिक कीवर्ड को इजीली समझ सकते हो। तो सिर्फ ये कोड इसलिए देना है कि एक ये कंपनी के इंटरव्यूज में आया था, सॉरी सिलेक्शन राउंड में आया था, जिसमें ये एमसीक्यू में था, और आपको इसका आउटपुट बताना, चार पांच ऑप्शंस दिए हुए थे। हर एक ऑप्शंस में ये जो स्टेटमेंट्स थी ये बस शफल थी, तो आपको एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना था, सिर्फ उसके लिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे डाला है। वरना आप इसमें और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो स्टैटिक में, जो कि आपको इजीली क्रोम पे अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे यहाँ पे, स्टैटिक भी क्यों पढ़ने की नीड पड़ी, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, इस स्टैटिक को यूज करने वाले हैं इनहेरिटेंस वाले कॉन्सेप्ट में आगे चल के। तो सिंपल एक छोटा सा ओवरव्यू, जिससे कि आप इस वीडियो में प्रैक्टिस कर पाओ, क्योंकि यहाँ पे इतना प्रैक्टिस करने के लिए नहीं था, तो ये मुझे सेक्शन ऐड करना पड़ा इस केस में। अब हमने इनहेरिटेंस क्या पढ़ा था कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होती है। अब पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होती है, उसमें भी क्या होता है, हमारे पास इनहेरिटेंस के लिए यूज करने के लिए हम एक्सटेंस कीवर्ड यूज करते हैं। एक्सटेंड कीवर्ड यूज करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी चाइल्ड क्लास के अंदर पेरेंट क्लास की एक्सेस कर सकते हैं। अब इनहेरिटेंस के मल्टीपल वेज होते हैं इम्प्लीमेंट करने के, या तो एक सिंगल क्लास अपने एक सिंगल पेरेंट को इनहेरिट करनी है, या फिर उसको बोलेंगे सिंगल इनहेरिटेंस, मतलब दो ही क्लास के बीच में डील हो रही है। अगर वो मल्टीपल लेवल है, पहले क्लास बी इनहेरिट हो रही है क्लास ए, फिर क्लास सी इनहेरिट कर रही है बी की प्रॉपर्टीज को, तो क्लास सी के अंदर ए की भी आ चुकी है और बी की प्रॉपर्टीज भी आ चुकी है। तीसरा होता है हिरार्किकल, एक दो क्लास सिंगल पेरेंट से अपनी प्रॉपर्टीज ले रही है, तो जो भी क्लास ए के अंदर वेरिएबल और मेथड्स असाइन होंगे, वो सारे सारे क्लास बी के पास भी होंगे, क्लास सी के पास भी होंगे। ठीक, उसके अलावा दो टाइप और होते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस, जहां सेम क्लास, एक क्लास दो पेरेंट्स को इनहेरिट करती है, और हाइब्रिड मतलब मिक्सचर सबका, धीरे धीरे मिक्सचर कर दो तो उन्हें बोल देते हैं हाइब्रिड। लेकिन जावा सपोर्ट नहीं करता मल्टीपल इनहेरिटेंस को। क्यों नहीं करता, एक चीज ध्यान रखना, ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसलिए मैं इस वीडियो में कवर कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम हर एक टाइप के इनहेरिटेंस की प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको और इजीली ये एक्सप्लेन कर दूंगी मैं। ठीक है, लेकिन अभी आपको क्या ध्यान रखना है, थोड़े से हम क्योंकि क्वेश्चंस के साथ भी डील कर रहे हैं ना यहाँ पे। अब ये कोई पूछे कि कौन से टाइप का इनहेरिटेंस जावा सपोर्ट नहीं करता, तो आप बोलोगे मल्टीपल इनहेरिटेंस या फिर हाइब्रिड इनहेरिटेंस, जिसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस आता होगा। ठीक, क्यों नहीं करते, जैसे मान लो कि क्लास ए है, उसके पास भी एक डिस्प्ले फंक्शन है, क्लास बी के पास भी डिस्प्ले फंक्शन है, क्लास सी ने क्या करा, क्लास ए को भी इनहेरिट कर लिया और क्लास बी को भी इनहेरिट कर लिया, तो इसका डिस्प्ले फंक्शन भी इसके पास आ गया और क्लास बी का डिस्प्ले फंक्शन भी आ गया। जब आपने सी का ऑब्जेक्ट बनाया सी नाम से, और सी में आपने कॉल करना चाहा डिस्प्ले फंक्शन, तो उसे कैसे पता चलेगा कि मुझे डिस्प्ले फंक्शन ए का कॉल करना है या फिर डिस्प्ले फंक्शन बी का कॉल करना है। तो ये हो जाती है हमारी एम्बिग्यूटी, और ये चीजें हमारी कंपाइल टाइम पे ही कैप्चर हो जाती हैं, तो कभी भी हम मल्टीपल इनहेरिटेंस अपने जावा के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो ये था हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हमारा इनहेरिटेंस टॉपिक से बन सकता है इंटरव्यू में भी और वैसे भी रिटन एग्जाम्स में भी। ठीक,
हम इसे एक फटाफट आपको क्या कर देती हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि क्लास के अंदर मैसेज फंक्शन है, क्लास बी के पास मैसेज है और सी ने हाँ, दो क्लासेस है, दो से तीन या चार पांच क्लास को अगर हम इंप्लीमेंट करते हैं, मतलब इनहेरिट करते हैं, तो कोमा सेपरेटेड हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं बस। जब इसने मैसेज कॉल करा तो देखो ना इसे ये समझ में आ रहा है कि बी का कॉल करे या फिर सी ए का कॉल करे। ठीक, तो ये हो जाती है एम्बिग्यूटी। अब एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस मतलब पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। अगर चाइल्ड को पेरेंट इनहेरिट करनी है क्वालिटीज तो एक्सटेंड कीवर्ड यूज होगा। उसके बाद हमने पढ़ा है यहाँ पे चाइल्ड स्टैटिक कीवर्ड। स्टैटिक कीवर्ड के बाद हमने देखा कि 5 टाइप की इनहेरिटेंस होती है: सिंगल, मल्टी लेवल, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हिरार्किकल इनहेरिटेंस और साथ में आ गया हाइब्रिड। हाइब्रिड और हमारी मल्टी मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो हमारी जावा सपोर्ट नहीं करता, जबकि सी प्लस प्लस और इन सब चीजों में हो जाती है। अब क्यों नहीं करता, आप सिंपल एग्जांपल दोगे, मान लो क्लास ए के पास डिस्प्ले फंक्शन है, क्लास बी के पास डिस्प्ले फंक्शन है और सी ने उसे एक्सटेंड करके कॉल किया, तो वो समझ ही नहीं पाया कि उसे क्लास ए का डिस्प्ले फंक्शन कॉल करना है या बी का डिस्प्ले फंक्शन कॉल करना है। तो ये सब चीजें हो गई हमारी इनहेरिटेंस की थ्योरी। नेक्स्ट वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना, फ्रेश होके बैठना, प्रॉपर रिलैक्स होके एंजॉय करके, जिससे इसके आप कोडिंग पार्ट को एंजॉय कर सको। ठीक है, तो वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, वीडियो में यहीं पे एंड करनी पड़ेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगती हो, नोट्स हेल्पफुल लग रहे हो आपको इस केस में, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग और ध्यान रखना अपना।